नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है आदिवासी प्रेम या सियासी गेम। आदिवासी हिंदू है या उसका अपना धर्म है, सरना, गौंड या आदिवासी रिलीजन की ही बात हो जाए, ये तमाम मसले बताते हैं कि सियासत कितनी अहम है। क्या ये महत्वपूर्ण है कि आदिवासी का धर्म क्या है, या ये महत्वपूर्ण है कि उनकी ज़िंदगी में जो बेहतरी हम चाहते हैं बिना उनके वन्य प्रेम और वन्य जीवन से उनका अलगाव किए बिना। लेकिन चूंकि आदिवासी वोटर एक ऐसा सेगमेंट है जो चुनाव को बदलने की ताकत रखता है, तो ऐसा माना जाता है कि आदिवासी लीडर्स, ट्राइबल लीडर्स ये चाहते हैं कि उनकी एक अलग आइडेंटिटी हो और वो चुनावी राजनीति में इस ताकत और इस हैसियत के साथ खड़े हों जो सरकारों को बनाने और बिगाड़ने की शक्ति रखता है। बीजेपी के साथ ये टकराव जो है ये बड़ा शाश्वत है। आप समझ ही सकते हैं कि हिंदू सनातन और दूसरी तरफ ये कहना कि हम आदिवासी हैं, हम हिंदू न कहा जाए। तमाम बातें हैं। मध्य प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार जी ने जब ये बात कही है तो बहुत खम ठोक के कही है, और बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी, और दूर तलक जाए उससे पहले ये स्पेशल रिपोर्ट पर हम आते हैं, और उसके बाद कहाँ तक जाएगी ये बात, इसका विश्लेषण डिबेट के माध्यम से करेंगे। तो पहले देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की सियासत में आदिवासी कार्ड फिर से सुर्खियों में है। छिंदवाड़ा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बड़ा बयान देकर नया बवाल खड़ा कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने मंच से कहा, गर्व से कहो हम आदिवासी हैं, हिंदू नहीं। सिंघार ने कहा कि आदिवासी समाज को अपनी मूल पहचान पर गर्व करना चाहिए। उनकी समृद्ध परंपराएं और इतिहास आज भी जीवंत है। उन्होंने रामायण का उदाहरण देते हुए कहा कि शबरी भी आदिवासी थी जिन्होंने भगवान राम को जूठे बेर खिलाए थे। प्रकृति पूजक है और मैं तो कहता हूं गर्व से कहो कि हम आदिवासी, हम हिंदू नहीं। मैं इस बात को हमेशा कहता हूं और आज से नहीं कहता हूं, कई सालों से कहता हूं। वो शबरी थी जिसने राम को बेर खिलाया थे जंगल, वो भी आदिवासी। सिंघार के बयान पर सियासी भूचाल आ गया है। बीजेपी ने इसे कांग्रेस की सियासी रणनीति बताया। विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि सिंघार के बयान से सोनिया गांधी खुश होंगी, लेकिन हिंदुस्तान नाराज होगा। वहीं बीजेपी सांसद गजेंद्र पटेल ने कहा कि भारत का आदिवासी सनातन से जुड़ा है। नेता प्रतिपक्ष श्रीमान उमंग सिंघार जी, सोनिया गांधी को खुश करने के लिए भारत या मध्य प्रदेश के आदिवासी बहन भाइयों के गले में क्रॉस लटकाने का षड्यंत्र मत करो। तुम सोनिया को प्रसन्न कर सकते हो पर हिंदुस्तान तुमसे नाराज हो जाएगा। आदिवासी समाज इस बात को अच्छी तरह जानता है कि हम समस्त लोग संत सनातन धर्म के अभिन्न अंग हैं। हिंदू समाज की जीवन पद्धति का मूल स्वरूप हम में व्याप्त है। हम इस देश के भी मूल निवासी हैं। मैं इसको पूरी जोर तरीके से इसका विरोध करता हूं, और उमंग सिंघार जिस प्रकार से आदिवासी समाज को बरगलाने का काम कर रहा है, बहकाने का काम कर रहा है, आदिवासी समाज इसको जान चुका है। दरअसल मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स हमेशा से निर्णायक रहे हैं। 230 सीटों में से 47 आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित है, तो कई और सीटों पर भी आदिवासी वोट निर्णायक है। प्रदेश में 2 करोड़ से ज्यादा आदिवासी रहते हैं, यानी कुल आबादी का 21%। ऐसे में आदिवासियों को साधने की कवायद हर दल करता है। फिलहाल सवाल यही है कि उमंग सिंघार का बयान आदिवासी समाज के सम्मान और पहचान की बात है, या फिर सिर्फ चुनावी मौसम में खेला गया एक सियासी गेम। आने वाले दिनों में ये बयान मध्य प्रदेश की राजनीति में और कौन से रंग घोलेगा, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे सवाल देखिए, उमंग सिंगार का बयान आदिवासी समाज का सम्मान है या राजनीतिक प्लान है? आदिवासी सनातन से जुड़े हैं, बीजेपी का ये दावा कितना सही है? क्या प्रदेश में आदिवासी समाज सिर्फ चुनावी मोहरा बनकर रह गया है? बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनकी तरफ हम चलते हैं। हमारे साथ हैं अजय सिंह यादव जी, युवा नेता, प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है।
मिथुन अहिरवार जी हैं, प्रवक्ता युवा नेता कांग्रेस के और काफ़ी जानकार हैं। अगर आप बात करें आईटी के या फिर आजकल जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है जिसका हम सब अब खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं, मेरे छोटे से लैपी में ही खुली हुई है चैट जीपीटी, उसके भी माहिर हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। बहुत स्वागत मिथुन जी आपका। और मध्य प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक संदीप पौराणिक जी। संदीप जी, ये मसला 80 और 90 के दशक में हमने उठते हुए नहीं देखा। दिग्गज नेता होते थे और 2000 तक दिग्विजय सिंह जी के समय जमुना देवी जी से बड़े आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस थे, लेकिन जमुना देवी जी ने कभी ये नहीं कहा कि सब ये सुन लें कि हम आदिवासी, हमें हिंदू ना कहा जाए, हम आदिवासी हैं। बड़े दिग्गज नेता थे, तमाम बड़े बड़े नेता, शिवभानु सिंह सोलंकी भी मेरे ख्याल से इसी कम्युनिटी से आते थे। आप कैसे देखते हैं, प्यारेलाल कंवर जी भी शायद, जी आप कैसे देखते हैं इसको? ये राजनीतिक है या आदिवासी समुदाय की महत्वाकांक्षा को जगाकर राजनीतिक रोटियां सेकने की एक प्लानिंग है? शरद जी, स्वाभाविक सी बात है, जो राजनेता है वो राजनीति करेगा। ठीक बात है, ठीक है, उस समाज के कल्याण की भी आपको बात करनी चाहिए, उसकी सुविधाओं की बात करनी चाहिए, उसको जो समस्याएं आ रही हैं उनकी लड़ाई लड़नी चाहिए। आज आप विपक्ष में हैं तो आपको, अगर आप आदिवासियों के नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, जो भी उमंग सिंगार अपने को माने, मुझे लगता है कि उन्हें बेहतर तरीके से हिंदू हैं या नहीं हैं इस पर जाने की बजाय जंगल में आदिवासी का क्या हक है, आदिवासी की संस्कृति कैसी है, उसे कैसे बढ़ाया जाए, इसकी अगर वो लड़ाई लड़ते तो मुझे लगता वो ज़्यादा बेहतर नज़र आता। लेकिन वो लड़ाई वोट नहीं दिलाती, वो लड़ाई आपको लोगों के बीच स्थापित नहीं कर पाती। वर्तमान दौर की हम कांग्रेस के अंदर की ही राजनीति की बात करें शरद जी, तो दो युवा हैं सामने जिन्हें अपना अपना अस्तित्व भी बचाना है, पहचान भी बनानी है और एक वर्ग का नेता भी बनना है, मुझे जो लग रहा है। और इस समय उमंग सिंगार का बयान आया तो कहीं ना कहीं वो आदिवासियों का एक स्थापित नेता बनने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उस इलाके में उन्होंने बात कही है जहां से दूसरा आदिवासी नेता आता है, ओमकार सिंह मरकाम, वो बालाघाट छिंदवाड़ा इलाके से आते हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक द्वंद्व चल रहा है कांग्रेस के अंदर और आदिवासी नेता बनने की होड़ भी शुरू होने वाली है। उसके चलते ये वोट बैंक के लिहाज से भी ये बयान सामने आया, मुझे ऐसा लगता है राजनीतिक तौर पर। जी किस तरह से देखते हैं आप अजय जी इस बयान को? और जाहिर तौर पर ये ललकार जब भी आदिवासी समुदाय की तरफ से आती या उत्पन्न की जाती है उनकी तरफ से कि हमें हिंदू ना कहा जाए, कमलनाथ जी की सरकार थी तब भी ये बात उठी थी कि जनगणना जब भी होगी तो ये ना लिखा जाए कि आप हिंदू हैं। तो जाहिर है बीजेपी को भी एक कहीं चैलेंज है ये, इस तरह से ऐसा प्रतीत तो होता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए शरद जी, आदिवासी वर्ग आदिकाल से, जिस वर्ग का नाम ही आदिवासी वर्ग है, वो आदिकाल से सनातन धर्म का और सनातन का ध्वज वाहक रहा है। और उमंग सिंगार स्वयं माता सबरी की बात कर रहे हैं, तो हमारे सनातन में आदिवासी वर्ग किस रूप में रहा है ये सभी के सामने है। ऐसे में इस तरह का बयान पूरी तरह राजनीतिक है और ये समाज में बंटवारे की राजनीति करने की एक पहल है। अंग्रेज इस तरह के बंटवारे करते थे। ब्रिटिश रूल में होता था कि आदिवासियों की जनगणना अलग, दलितों की अलग और अन्य समाजों की अलग। और 1951 में जब देश की पहली जनगणना हुई, भी करा रही है सर जनगणना, हमारी तो जनगणना कर रही है, लेकिन हम हिंदू से अलग नहीं कर रहे हैं, हम सनातन में मानते हैं। तो हमारी सरकार मानती है और देश का संविधान मानता है। 1951 की पहली जनगणना से आदिवासी वर्ग को सनातन हिंदू धर्म का ही हिस्सा माना गया है। और हमारे समाज में भी आप गांव देहातों में देखें, हमारे खुद के गांवों में देखें, तो आदिवासी वर्ग के लोगों की कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ये सनातन धर्म के नहीं हैं या ये कोई और धर्म है। तो इस तरह की चीज़ें समाज में कहीं नहीं है। दूसरी तरफ एक और महत्वपूर्ण बात है, कांग्रेस की सरकारों के दौरान 50 साल तक लगातार देश में धर्मांतरण हुआ और धर्मांतरण की वजह से कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को राजनीतिक लाभ मिला। और इस तरह की ताकतें जो क्रिश्चियन या अन्य धर्मों में
ईसाई और अन्य धर्मों में भी लेके गए, आदिवासी वर्ग को उन ताकतों को कहीं ना कहीं ये बल देने की कोशिश कर रहे हैं। ये कांग्रेस की आंतरिक राजनीतिक द्वंद्व भी है। उमंग सिंगार को सोचना पड़ेगा कि राजनीतिक स्वार्थ के लिए कोई स्तर तो सेट करना पड़ेगा, या आप स्वार्थ के लिए किसी भी स्तर तक चले जाएंगे। अरे आप अपनी बात करिए, मध्य प्रदेश के 20% आदिवासियों को हिंदू ना कहने का आपको क्या अधिकार है, और आप अपनी पार्टी में आदिवासी वर्ग को क्या अधिकार दिला पाए? भारतीय जनता पार्टी ने तो देश में सर्वोच्च पद पे द्रौपदी मुर्मू जी को पहुंचाया, आप अपनी पार्टी का समर्थन तक नहीं दिला पाए। और ये उमंग सिंगार जो दिग्विजय सिंह को माफिया कहते थे, तो कांग्रेस पार्टी क्या उनके हर बयान से सहमत है? तो हम मान लेते हैं कि दिग्विजय सिंह भी माफिया हैं। तो उमंग सिंगार केवल और केवल राजनीतिक पैतरेबाजी कर रहे हैं, लेकिन ये निंदनीय है। इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। एक बड़े वर्ग की भावनाओं को आहत करने का काम किया है। कैसे देखते हैं मिथुन जी आप? पहला सवाल तो यही है कि हिंदू नहीं है, क्या इसमें क्या समस्या दिखती है उमंग सिंगार जी को, या हम माने कांग्रेस भी इसी अभिमत की है? क्योंकि अभी ऐसा कोई बड़ा बयान मैंने आपकी पार्टी के किसी बड़े नेता का देखा नहीं कि ये उनकी निजी राय है। देखिए शरद जी, हम जिस भारत में रहते हैं वहाँ जाति व्यवस्था को यदि हम सच नहीं मानेंगे तो हम सच को सच नहीं मानेंगे। और जो आदिवासी समाज है ये मुख्य रूप से डिसीजन मेकर समाज नहीं रहा है। हमारे समाज में जो डिसीजन मेकिंग का अधिकार हज़ारों वर्षों से जिन समुदायों को रहा है, उसमें आदिवासी समाज का शुमार नहीं होता है। जब उमंग सिंगार जी आदिवासी समुदाय को संबोधित करते हैं, उनके कार्यक्रम में जाते हैं, तो उनको पूरा अधिकार है कि आदिवासियों की वो बात रखें कि जिस तरीके से हेमंत खंडेलवाल जी वैश्य सम्मेलन में जाते हैं उसको हिंदू सम्मेलन नहीं लिखा जाता, जिस तरीके से रामेश्वर शर्मा जी नारमदीय ब्राह्मण सम्मेलन में जाते हैं उसको हिंदू समुदाय का सम्मेलन नहीं लिखा जाता, जिस तरीके से नरेंद्र सिंह तोमर जी राठौर क्षत्रिय समाज के सम्मेलन में जाते हैं उसको भी हिंदू समुदाय का सम्मेलन नहीं लिखा जाता। तो ये अधिकार आदिवासी समाज के पास भी है कि हम भी यदि आदिवासी समाज की बात करना चाहते हैं, स्वयं को एज ए दलित या आदिवासी के रूप में हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये डिसीजन मेकिंग का अधिकार आदिवासी समाज के पास होना चाहिए। आज की सदी में तो हम उम्मीद कर सकते हैं, जो लोग संविधान को बदलना चाहते हैं, संवैधानिक प्रावधानों को बदलना चाहते हैं, शायद उनसे हम ये उम्मीद नहीं कर सकते। एक बात। दूसरी बात, क्या भारतीय जनता पार्टी इसी तरीके की बातों को लागू करना चाहती है? आदिवासी समुदाय के लिए जो विशेष व्यवस्थाएं बनी हैं, क्या उन व्यवस्थाओं को खत्म करके केवल हिंदू समुदाय के लिए किया जाने वाला है? मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है। क्या भाजपा कहना चाहेगी कि मध्य प्रदेश हिंदू अत्याचार में नंबर 1 है? तो जो व्यवस्थाएं बनी हुई आदिवासी समाज का अपना मामला है। आज भी धर्मांतरण को लेकर के भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, आदिवासी समाज के लिए क्या करना है वो आदिवासी समाज डिसाइड करेगा। जातीय जनगणना में कौन सा कॉलम उन्हें चुनना है ये आदिवासी समाज डिसाइड करेगा, ये भारतीय जनता पार्टी डिसाइड नहीं करेगी। साथ ही साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये जो बात कही जाती है, अब अजय जी जरूर कह रहे हैं, लेकिन इनकी भारतीय जनता पार्टी शायद इस बात से सहमत नहीं है, तभी तो मूल निवासी दिवस की इन्होंने छुट्टी कैंसिल कर दी। क्योंकि आदिवासी समुदाय जब मूल निवासी कहलाता है तो मतलब उसका इस देश पर सबसे प्रथम अधिकार है। इस बात को मानने से भारतीय जनता पार्टी तो उसका आकलन ठीक तरीके से कर नहीं पाती। तो वो आदिवासी समाज विरोधी भारतीय जनता पार्टी जो आदिवासी समाज को डिसीजन मेकर नहीं बनने देना चाहती है, वो इन सभी समाजों को लेकर के तो पॉजिटिव है कि ये सभी समाज स्वयं को ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य के रूप में आइडेंटिफाई कर सकते हैं, लेकिन आदिवासी समाज को यह अधिकार क्यों नहीं है? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना ही चाहिए। जब स्वयं योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मैं एक क्षत्रिय के रूप में, एक राजपूत के रूप में पैदा हुआ, मुझे इस बात का गर्व है, तो आदिवासी समाज क्यों नहीं कह सकता? उन्होंने ये तो नहीं कहा था मैं हिंदू के रूप में पैदा हुआ। तो समाज की सच्चाई जाती है, जब दलित आदिवासी अपनी आवाज उठाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी की तकलीफ स्वाभाविक होती है। आपने ये बात बिल्कुल ठीक कही कि अलग अलग समाजों में जाते हैं उनके नेता, बिल्कुल आ रहा हूँ अजय जी, लेकिन किसी भी क्षत्रिय समाज के नेता ने अपने जातिगत सम्मेलन में ये नहीं कहा कि मैं हिंदू नहीं हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ। किसी ने ये नहीं कहा मैं ब्राह्मण हूँ, और किसी ने ये नहीं कहा मैं पिछड़ा वर्ग से हूँ, मुझे हिंदू मत कहिए। जी आप कह लीजिए, फिर मैं अजय जी से जवाब। जी दोनों ही बातें हैं। इनमें से जो ब्राह्मण लिखते हैं, क्षत्रिय लिखते हैं या वैश्य लिखते हैं, ये हिंदू ब्राह्मण या इस तरीके की बातें नहीं लिखते। आदिवासी समाज के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि आदिवासी समाज क्रिश्चियन भी होता है। यदि किसी ने धर्मांतरण कर लिया, भले मोहन यादव जी कह चुके हैं धर्मांतरण पर हम मौत की सज़ा दे देंगे, उसका कानून संवैधानिक रूप से संभव नहीं है, मोहन यादव जी नहीं बना पाएंगे, लेकिन हमें आदिवासी समाज के इस अधिकार को संरक्षित करना होगा कि आदिवासी समाज भी डिसीजन मेकर हो सकता है। और यदि वो क्रिश्चियन के रूप में आइडेंटिफाई होना चाहता है, और आदिवासी समाज मुख्य रूप से प्रकृति पूजक है, उसका भगवान कौन है? वो नदी है उसका भगवान, पहाड़ है उसका भगवान,
जो पेड़ है वो उसका भगवान है, तो ये फैसला हमें आदिवासी समाज पर ही बात छोड़ना से चाहिए। ये भी एक रास्ता खुलता है कि अगर वो धर्मांतरण करना चाहता है तो ये भी उसको पूरी स्वतंत्रता है। धर्मांतरण की आज भी स्वतंत्रता हर वर्ग को है, उस पर रोक नहीं है। जी अजय। देखिए शरद जी, मुख्य बात यही है, देश में आदिवासी अगर कोई क्रिश्चियन है तो वो धर्मांतरण करके क्रिश्चियन बनाए। क्रिश्चियन भारत में कहीं आदिवासी नहीं थे, तो कांग्रेस पार्टी इस धर्मांतरण को कहीं ना कहीं समर्थन कर रही है। और दूसरी बात आप करें आदिवासी वर्ग चाहता है, अरे कोई आदिवासी वर्ग नहीं चाहता, किसी ने नहीं कहा कि हम सनातन का हिस्सा नहीं है। ये उमंग सिंगार ने अपनी तरफ से मांग रखी और उनने अपनी बात जोड़ी। दूसरी बात, अब अंतर्राष्ट्रीय दिवस की बात करते हैं, अरे हमारे देश का गौरव बिरसा मुंडा है, उनकी जयंती को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। हम विदेशों के गौरव नहीं मानते हैं, हमारा गौरव लेकिन यहाँ आप दोनों पार्टियां, कांग्रेस पार्टी को समझना पड़ेगा उन कि बड़े आपने आदिवासी उन बड़े सवालों चाहे को रानी कमलापति हो, आप चाहे इग्नोर अन्य ना हो, करें। सम्मान नहीं दिया। कांग्रेस और बीजेपी इग्नोर ना करें कि धर्मांतरण के पीछे की दो वजह हैं। अगर आप आक्रांताओं के युग की तरफ चलें तो वहां तलवार की नोक पर धर्मांतरण हुआ और कोई ऑप्शन नहीं है उस आदमी के पास जिससे उसका घर छीन लिया जाता है, उसके परिवार का खुलेआम कत्लेआम होता है या धमकी दी जाती है और फिर कहा जाता है धर्म बदल लीजिए। और दूसरा ये कारण होता है कि जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है और उसे ये प्रस्ताव मिलता है कथित रूप से कि हम आपको एक अच्छी जिंदगी देंगे, आप धर्म बदल लीजिए, वहाँ ये कहानी सामने आती है। तो इस मूल कहानी को भी हम ना भूलें। व्यक्ति जहाँ जिस परिवार संस्कार में जन्मा है, जब उसके साथ अत्याचार होता है तो वो कहीं ना कहीं परिवर्तन की तरफ जाता है। लेकिन मैं संदीप जी, बड़ा सवाल ये है कि ये दांव उल्टा ना पड़ जाए कांग्रेस पर कहीं, कि बहुसंख्यक समुदाय जो है देश का, वो जिस रूप में देख रहा है कि कांग्रेस की धारा पहले कथित रूप से अल्पसंख्यकों को समर्थन देती थी, तुष्टिकरण की तरफ जाती थी, आज भी हिंदुत्व के मुद्दे पर कांग्रेस का बहुत स्पष्ट स्टैंड ऐसा माना जाता है। हालांकि कांग्रेस, अभी दिग्विजय सिंह जी का आज ही का एक बयान है, वो अपने विचार दर्शन की दृष्टि से तीखे बाण छोड़ते हैं। आप कैसे देखें, कहीं नुकसान तो नहीं कर जाएगा कांग्रेस को? शरद जी, मुझे लगता है कि जो उमंग सिंगार ने बात कही है उससे कितना आदिवासी सहमत है ये अलग बात है, लेकिन जो आपने कहा कि दूसरी तरफ पोलराइजेशन होने का खतरा तो पैदा हो जाएगा जब आप हिंदू से अलग। देखिए, वर्तमान दौर की जो राजनीति चल रही है उस राजनीति की धारा को भी आपको समझना होगा, और इस दौर में जब आप उसके प्रवाह के विपरीत जाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत आगे चल के आपको कोई लाभ हो जाए, लेकिन शुरुआती दौर पे आपको नुकसान होना तय है। उमंग सिंगार की जो ये लाइन है कि हिंदू नहीं है, मतलब बाकी हिंदू अलग हो गया, आदिवासी अलग हो गया। मध्य प्रदेश की राजनीति में 21% आदिवासी है, डिसाइडिंग है, लेकिन क्या ये सारे लोग उमंग सिंगार की बात से सहमत हैं? अगर वो लोग भी असहमत हैं तो एक तो आदिवासी भी आपसे थोड़ा सा छिटक जाएगा जो हिंदूवादी या सनातन परंपरा को मानता है, और दूसरी तरफ जो हिंदूवादी या सनातन के पक्षधर लोग हैं वो भी हो सकता है आपसे छिटक जाएं। तो मुझे लगता है कि नुकसान की आशंका भी नज़र तो आएगी। बिल्कुल। और देखिए, यहाँ बड़ी चतुराई से दोनों ही राजनीतिक दल दलितों और आदिवासियों का कितना स्थान है उनकी पार्टी में। ठीक है, आप कहते हैं कि मुख्यमंत्री रहे, राष्ट्रपति रहे, तमाम बातें हैं, लेकिन आपके पार्टी के कार्यकारिणी के बाद आपके, ठीक है, जो आरक्षित सीटें हैं आदिवासी के लिए और अनुसूचित जाति के लिए, वहाँ से तो लड़ेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो महत्वपूर्ण दायित्व हैं वहाँ आपकी भूमिका क्या है? वहाँ हम देखते हैं तो इनकी आवाज़ कई बार शून्यता की तरफ जाती है। अजय जी, सवाल ये भी है कि हिंदू या आदिवासी समुदाय को जितना विशेषज्ञ समझते हैं, एक बहुत सरलीकृत जीवन शैली का हामी है वो, और ना उसकी कोई बहुत महत्वाकांक्षा लेकर वो आगे बढ़ता है। वो अपने वन्य जीवन, अपनी परंपरा से बहुत अभिन्न संबंध है उसका, और एग्रेसिव नारे, हमलावर, ये स्वरूप उसका तभी होता है जब उसके रूप स्वरूप या परिवार या उसकी संस्कृति पर हमला होता है। वो भी हमने बहुत निमाड़ में हमने देखा है, बड़वानी, सेंधवा और इसके आसपास, या फिर हमने कभी बस्तर में जब प्रवीर चंद भंजदेव के ऊपर अटैक था तब हमने उसका रिटेलिएशन देखा है। जी
देखिए शरद जी, मूल रूप से ये समझना पड़ेगा कि उमंग सिंगार जी इस तरह के बयान देके आदिवासी वर्ग का भी अपमान कर रहे हैं, क्योंकि आदिवासी वर्ग स्वयं कभी इस तरह की मांग नहीं करता है। उनको हक अधिकार देना सरकार का दायित्व है, वो हमारी सरकार दे रही है, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व हो, शैक्षणिक हो। आज तो विदेशों तक में मध्य प्रदेश के आदिवासी वर्ग के बच्चे पढ़ रहे हैं और उनका पूरी व्यवस्था सरकार कर रही है, तो उसमें हम कहीं पीछे नहीं हटते हैं। लेकिन ये केवल और केवल एक बंटवारे की राजनीति करना चाहते हैं, और कांग्रेस में ये कहीं एक लेफ्टिस्ट जो कांग्रेस हो गई है वो एजेंडा बन गया है। जो पहले कभी कहते थे कि कांग्रेस जात पे न पात वाली, अब वो पिछड़े वर्ग की भी बात कर रहे हैं, दलितों की भी बात करते हैं, आदिवासी वर्ग की भी। तो कहीं ना कहीं समाज में एक विघटन करके उसमें राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश है, उसके अलावा कुछ नहीं है। जमुना देवी जी स्वयं उप मुख्यमंत्री रही, इनकी स्वयं की बुआ थी, उस समय ये विषय कभी नहीं सुना। वो कहती थी दिग्विजय सिंह की भट्टी में मैं जल रही हूँ, तो उस समय उमंग सिंगार उन जमुना देवी को इंसाफ नहीं दिला पाए। तो ऐसे में जब आप अपनी पार्टी में इंसाफ नहीं दिला पाए, किसी तरह का अधिकार नहीं दिला पाए, शिव भानु सोलंकी जैसे वरिष्ठ आदिवासी नेता जिनको लोग कहते हैं बहुमत था, उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया इसी कांग्रेस ने। छत्तीसगढ़ में बनाया तो अजीत जोगी वो फर्जी आदिवासी निकले। तो ये आदिवासी वर्ग को कांग्रेस ने कभी अधिकार नहीं दिया। ऐसे में ये केवल राजनीतिक एजेंडा, राजनीतिक स्वार्थ कि किसी तरह से बिखराव टकराव हुआ। आदिवासी वर्ग के अधिकांश विधायक भाजपा के हैं, सांसद सभी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो ऐसे में कांग्रेस पूरी तरह आदिवासी वर्ग का विश्वास खो चुकी है। लेकिन ये राजनीति निंदनीय है, राजनीति का एक स्तर होना चाहिए। इस तरह के समाज में टकराव के रास्ते खोलना हमेशा नुकसानदायक होते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए भी नुकसानदायक होंगे और राजनीति के लिए भी नुकसानदायक होंगे। जी मिथुन जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि आदिवासी समाज के अधिकार किसी भी समाज से कम नहीं है, और अब आदिवासी समाज को आप शासित करना, उसको निर्देश देना बंद करें। नहीं, ज्यादा है, हम ज्यादा अधिकार दे रहे हैं। देश में मध्य प्रदेश में 20% आरक्षण आदिवासी वर्ग का सबसे अधिक। अरे तो सबसे अधिक है, यही कारण है ना कि उषा ठाकुर जी कहती हैं कि आदिवासियों का आरक्षण जो जातीय आरक्षण है उसे खत्म कर देना चाहिए। उषा ठाकुर जी तो यही कहती हैं। मोहन भागवत जी कहते हैं उस आरक्षण पर विचार हो जाना चाहिए, उस आरक्षण पर विचार हो जाना चाहिए। और जहां जहां आपको मौका मिला उस आरक्षण को आपने कमजोर भी किया। मैं तो आपसे ये पूछना चाहता हूं, मध्य प्रदेश आदिवासी अत्याचार में नंबर 1 है, क्या आप इसे मानना चाहेंगे कि हिंदू अत्याचार में नंबर 1 है? मध्य प्रदेश में जो आदिवासी निगम है, आदिवासी बच्चों के लिए स्कॉलरशिप है, वो खत्म करके क्या हिंदू बच्चों के लिए आप उसे समग्र रूप से करने जा रहे हैं? मध्य प्रदेश हिंदू यही विषय है, यही विषय है। चर्चा करेंगे, आदिवासी को आदिवासी क्यों नहीं मानते हो? आदिवासी को उसके आदिवासी अधिकार कहने का उस अधिकार, इतना अपमान। हाँ, तो ये क्षत्रिय को क्षत्रिय क्यों मानते हो? वो सनातन में किसी ने नहीं कहा कि हम सनातन ब्राह्मण क्यों मानते हो? किसी ब्राह्मण ने नहीं कहा कि हम सनातन में नहीं मानते हो आप? ये आपके नेता कह रहे हैं, आदिवासी वर्ग भी नहीं कहता। उमंग सिंगार ने कहा कि ये सनातन हिंदू नहीं है, बिल्कुल हम हिंदू नहीं है। उमंग सिंगार सनातन का तो नाम ही नहीं लिया। हिंदू तो ब्रह्मत फैलाइए, हिंदू ब्रह्मत फैलाइए, हिंदू और सनातन। अभी आप सनातन कह रहे थे, अभी आप हिंदू कह रहे हैं। हिंदू पहले क्लियर करके आइए उन्होंने क्या कहा है, पहले क्लियर करके आइए। बंटवारे की राजनीति को हवा में बयान को सुनिए, समझिए, और आदिवासी विरोध को बंद करिए। ध्वजवाहक है आदिवासियों के अधिकारों को हम आपसे नहीं छीनने देंगे। आपके आदिवासियों के अधिकारों को नहीं, आप शासित नहीं करेंगे, हम फैसला करेंगे। आप नहीं करोगे, हम दलित हैं, हम आदिवासी हैं, नहीं आपकी करोगे, पार्टी में अधिकार नहीं करेगा, आप फैसला नहीं करेंगे। गलत राजनीति कर रहे हो। मान लिया हमने, चलिए अगर हमने मान लिया कि आदिवासी समुदाय सहमत हो गया कि हम हिंदू नहीं हैं, तो उनके अधिकारों में कौन सी अभिवृद्धि हो जाएगी? संविधान सम्मत जो भी उनके अधिकार हैं उसमें और क्या सुरखाब के पर लग जाएंगे? देखिए, दो बातें हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से ये बात कही जाती है, डीलिस्टिंग का मुद्दा ये लोग बार बार लेकर के आए हैं कि जो लोग अपने हिंदू धर्म से अलग कोई राय रखता है तो उसके अधिकारों में कटौती कर दी जाए। तो स्पष्ट रूप से कहते हैं भारतीय जनता पार्टी आदिवासियों को हिंदू की आइडेंटिटी में, उनकी आइडेंटिटी जो मूल है उसको, वो आइडेंटिटी खो जाए। विषय है, एक सेकंड, धर्मांतरण को हवा, धर्मांतरण अवैध है क्या? धर्मांतरण अवैध है क्या? वैध या अवैध? धर्मांतरण वैध है या अवैध? गलत है। देश में अगर चलिए शरद जी, मैं एक गहरी बात बोलता हूं। अजय जी सुनिए, अजय जी सुनिए, शरद जी की बात को मैं हवा दे रहे हैं, शरद जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। सुन लीजिए, शरद जी की बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। शरद जी ने दो बातें कही धर्मांतरण को लेके। एक बात तो ये कि कोई आपको डरा करके तलवार की धार पे आपका धर्मांतरण करा ले, वो पूरी तरीके से अवैध है, उस मामले में तो सजा होनी चाहिए। दूसरी बात यह कि कोई व्यक्ति, जो बात कही गई कि थोड़े से लालच की वजह से, तो वो भारतीय जनता पार्टी जो कहती है हम आवास भी देते हैं, हम जो है राशन भी देते हैं, हम अन्य चीजें भी कहते हैं,
और जब भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उसी आदिवासी के मुंह पर क्या करता है मैं यहाँ बोलना नहीं चाहता हूं। पिछले 20 सालों में धर्मांतरण पे भी रोक लगी है। ये हमारी सरकार की नियत है। 50 सालों तक धर्मांतरण इतना हुआ जो अंग्रेजों के शासन कोई भी रोक नहीं है। अंग्रेजों के शासन में भी आपके कार्यकर्ता क्यों आदिवासियों को लगातार ऐसी हरकतें करते हैं जो यहाँ बोली नहीं जा सकती। आदिवासी विरोध को बंद करिए और आदिवासियों का अधिकार आदिवासियों के पास। आदिवासी हम फैसला करेंगे हमारे लिए क्या बेहतर है। आप फैसला नहीं करेंगे, हमारी आवाज मुखर हो चुकी है। आप दोनों विद्वान हैं, आप दोनों विद्वान हैं। वाइंड अप की तरफ आ रहा हूं मैं, वाइंड अप की तरफ आ रहा हूं। लेकिन आप दोनों इससे सहमत होंगे, अजय जी इससे सहमत होंगे। 1857 के पहले तक जितना मैं ज्ञानी इतिहास के बारे में थोड़ा बहुत जानता हूं, अंग्रेजों को 1857 की जब घंटी बजी तो उन्हें पहली बार लगा कि मुस्लिम कम्युनिटी के साथ हिंदुओं को अलग करना बहुत ज़रूरी है। ये पहला मौका था जब उन्हें लगा कि जाति का ये उभार जो दो रिलीजन की वजह से अलग अलग हैं, और कालांतर में आगे जाकर यही 1947 में विभाजन का एक बड़ा कारण बना। उसके बाद की राजनीति में जाति एक बड़ा अहम मुद्दा रहा और इसीलिए जाति को हथियार बनाया गया और हथियार बनाकर लहूलुहान देश को किया गया। तो वोटों की राजनीति तो की गई और कोई राजनीतिक दल इससे अछूता नहीं है। उन्होंने अपने हिसाब से चीज़ों को चुना, उन्होंने ये नहीं सोचा, और यही वजह है कि इतना बड़ा देश आज भी, अभी हमने देखा महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण की बात हुई, कोई बुराई नहीं है, उनके एक नेता बैठे, लेकिन जब इनकी श्रृंखला शुरू हो जाती है तो देश कहाँ चला जाता। मैं हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, दलित, आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये सब हम सब एक शरीर का हिस्सा हैं। किसी ने कोई गलती कभी किसी से हुई है तो उस गलती की सज़ा उसे मार के, पीट के या उसका अपमान करके नहीं की जा सकती है। आप उसको कैसे दुरुस्त कर सकते हैं, और इसका सबसे बढ़िया तरीका है आपका संविधान, जो दुनिया के श्रेष्ठतम कॉन्स्टिट्यूशंस में से एक है। कुछ इसकी तरतीब निकालिए। हिंदू, मुसलमान, आदिवासी हिंदू नहीं है, तमाम चीज़ें, आपत्तिजनक नारे, भड़काऊ बातें, ये हम कब तक करते रहेंगे। और हर बार वही चीज़ है कि अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन भगत सिंह ने जो कहा था कि चले भी जाएंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उसके बाद काले अंग्रेज़ आएंगे। ये टिप्पणी है भगत सिंह की, जो उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये अलग बात है कि वो कम्युनिस्ट विचारधारा से आते थे, कम्युनिस्ट सोच को आगे बढ़ाते थे, लेकिन उन्होंने कहा ये। और आप अगर देखते हैं तो कई बार लगता है कि क्या आज भी डिसिसिव डिवाइड की राजनीति क्या खत्म हो गई देश में? सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं।